तो बच्चों लोग इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रांजिशन मेटल के प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ट्रांजिशन मेटल जब हम बोल रहे हैं तो हम किसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हम जिंक, कैडमियम, मरकरी को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान ना, इसमें बेसिकली क्या होता है, तो ट्रांजिशन मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आर्गन के अलावा क्या होगा आपके पास होगा, एक सेकेंड, आर्गन के बाद क्या फिलअप करते हो बच्चों लोग, तो 3D N यानी 1 से लेकर 9 तक जाएगा और 4s2। तो देखना, जो भी ट्रांजिशन मेटल होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो आपके पास आपके सामने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बेसिस पे अगर बात करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे बेसिकली दो टाइप का आपको समझाया गया है। तो कुछ होता है डायमैग्नेटिक और कुछ होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलेंगे, जो एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगा, रिपेल करेगा। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जो अट्रैक्ट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जो अट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, उसको बोलते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक। और बट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो बोलते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अगर बोला जाएगा तो फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है वो एक्सट्रीम केस है, पैरामैग्नेटिज्म का एक्सट्रीम केस होता है। ठीक है, तो अगर अट्रैक्शन का नेचर वीक रहेगा तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए उसको बोलेंगे लोग फेरोमैग्नेटिक। तो एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म को हम बोल सकते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। ये चीज ध्यान देना। तो बोला गया है कि ट्रांजिशन मेटल जो होता है उसका नेचर पैरामैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना, जब भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका नेचर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अगर एक भी अनपेयर्ड होगा तो आपके पास क्या होगा, नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, और आपके पास अगर एक भी अनपेयर्ड नहीं है यानी नो अनपेयर्ड होगा तो क्या बोलोगे आप, डायमैग्नेटिक। तो नो अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है, डायमैग्नेटिक। यार ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, D9 तक होता है, तो D1 से D9 तक ट्रांजिशन मेटल होगा। तो ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल में आप लोग D1 से लेकर D9 तक फिलअप कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें जब D1 से D9 तक जब फिलअप करें हम लोग तो क्या होगा, तो इसमें अनपेयर्ड एटॉम सारे मौजूद है। D1 D2 D3 D4 सब में क्या होगा, अनपेयर्ड एटॉम सब में मौजूद रहेगा। ठीक, तो अनपेयर्ड एटॉम होगा तो सारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, सारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ड्यू टू अनपेयर्ड प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड एटॉम इन डी सब सेल, ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इसको आप रीजन ऐसे दे सकते हो, तो यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ होगा। तो पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड एटॉम। ठीक है, अब ध्यान देना, जब हम अनपेयर्ड एटॉम का बात करते हैं उसमें होता है एक मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद रखना है। सिंबल इसका इस टाइप का सिंबल होता है, इसलिए फॉर्मूला बोला गया है √N+2। ठीक है, तो कभी कभी आपको बोलेगा निकालो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, और इसका यूनिट होता है BM। ये मतलब बोर्स मैग्नेटॉन का यूनिट होगा BM। ठीक है, तो इसमें इस जो जब इसका हम बात करते हैं ना, जब बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट में क्या होता है, इसमें दो चीज होता है। एक होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन का स्पिन का मोमेंटम होगा और स्पिन का और उसका ऑर्बिटल का भी एंगुलर मोमेंटम होगा। दोनों फैक्टर को इंक्लूड करके इसका निकलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑर्बिटल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम हटा के सोचते हैं। ठीक है, नहीं, जो फॉर्मूला निकाला गया है इस फॉर्मूला में ऑर्बिटल का जो एंगुलर मोमेंटम उसको नहीं लिया गया है, यानी जो लिया गया है ये स्पिन में सिर्फ लिया गया, स्पिन ओनली फॉर्मूला है। क्योंकि ऑर्बिटल मोमेंटम का सिग्निफिकेंस ट्रांजिशन मेटल में ज्यादा नहीं होता है, तो यहाँ पर समझाया हुआ है द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इफेक्टिवली क्विंज्ड। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट सप्रेस कर जाता है, हेंस इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। ठीक है, हेंस ऑफ नो सिग्निफिकेंस किसके लिए, तो जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो ये सारे क्लियर नहीं होता है। अब डी ब्लॉक का 3 सीरीज है, तो आप ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना।
तो इसको आप सब में अप्लाई मत कर देना, तो ये ध्यान देना है किसके लिए बोला गया वो भी ध्यान देना आप। तो ये चीज आप ध्यान देना, इसको आप दोबारा मार्क कर दे रहा हूँ। जो मार्क किया गया चलो क्या बोला गया है, फॉर द कंपाउंड ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इफेक्टिवली क्विंच्ड एंड हैज नो सिग्निफिकेंस। ये फॉर्मूला हम लोग के लिए जो किसके लिए वैलिड होगा, तो वैलिड होगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए। ठीक, अब ध्यान देना ये फॉर्मूला जो है बेसिकली क्या है, तो इसमें से हम लोग स्पिन ओनली फॉर्मूला को इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दोगे थोड़ा। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सेकेंड और थर्ड सीरीज का अगर कोई एलिमेंट दे देगा, तो अगर कुछ और नहीं पता तो इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ में बनाना मत, उसको अप्लाई करके आप आंसर निकाल लेना, जब तक कुछ और फॉर्मूला आपके बुक में नहीं दिया रहे। ठीक है, तो कुछ नहीं दिया रहेगा, कुछ नहीं है तो आप इसी फॉर्मूला के यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, किसी भी डी सीरीज के लिए आपका अप्रोक्सीमेट आंसर सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है, बोर्स मैग्नेट्रॉन होता है, हम बता चुके हैं। अब इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो वैल्यू के लिए आपको टेबल यहाँ बना हुआ है, तो उसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे हो गए, यहाँ पे सारा आयन लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ आयन का यहाँ पे डी में कितना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, डी में इलेक्ट्रॉन देखोगे, D0 में अनपेड क्या 0 है, D1 में अनपेड क्या 1 होगा, D2 में अनपेड क्या होगा 2 होगा, D3 में अनपेड क्या 3 होगा। तो सबके लिए मैटिव मोमेंट निकाल सकते हैं। तो यार यहाँ पे पूरा निकाला हुआ है, तो आप अगर रूट में छोड़ दो, रूट के बाहर मत निकालो, तो रूट का ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर रूट मतलब क्या है, आपको कैलकुलेट करना है n+2 के वैल्यू को कैलकुलेट करना है, रूट में छोड़ देना, आप रूट में छोड़ देना। तो 0 में क्या होगा 0 रहेगा, अनपेड अगर 1 रहेगा तो क्या होगा √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ पे n में 1 पुट करो, n में 2 पुट करो तो कितना होगा 2 × 4 क्या होगा रूट हो जाएगा कितना, तो √8 हो जाएगा। 3 में क्या होगा तो √15 होगा। ठीक है, √15 होगा। तो ये चीज ध्यान देना, क्या ऐसा करके आप निकाल सकते हो। अब उसी में रूट के बाहर लेके आंसर दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका वो यानी मैटिव मोमेंट निकालने का तरीका। कभी कभी उल्टा बोलता है, कभी कभी क्या बोलता है ना, कभी कभी क्या करेगा आपको मैटिव मोमेंट का वैल्यू दे देगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू दे देगा, अब बोलेगा अनपेल्ट्रॉन कितना है पता कर, अनपेल्ट्रॉन कितना है पता कर। तो अगर मान लेते हैं तो बोलेगा 4.9। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी n पता कर, n मतलब अनपेल्ट्रॉन, यहाँ जो फॉर्मूला में n है, n का मतलब होता है अनपेल्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको n पता करने के लिए बोलेगा, तो यार आप क्या करना है इसमें, आप कैलकुलेशन करना मत लग जाना। ठीक है, ये मत करना कि इसको इसे इक्वेट करेंगे फिर इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, ये काम आपको नहीं करना है। यानी आपको इस इक्वेशन को बना के सॉल्व करने का कोशिश नहीं करना है। तो क्या करना है यार, यहाँ पे इस जो भी वैल्यू रहेगा उसका इंटीग्रल पार्ट को पकड़, मतलब 4.9 का 4 इंटीग्रल पार्ट है, तो जो इंटीग्रल पार्ट होगा वही आपका अनपेल्ट्रॉन होगा। मैं फिर से पार्ट कर रहा हूँ, जो n का वैल्यू होगा इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रल पार्ट, क्या होगा इंटीग्रल पार्ट जो होगा वही आपका n का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे याद रखना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दोगे। बाकी नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मैटिव मोमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर 25। 25 मतलब क्या होगा mn होगा, mn का क्या होता है तो mn का +2 सेट, mn का +2 का d में इलेक्ट्रॉन d5 होगा, यानी कितना 5 अनपेड होगा, तो n हो गया 5, पुट करो 5, तो 5 × 7 35, तो √35 क्या होगा √35 बोस मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना, ये आप ध्यान दोगे। तो मेरे को पहला प्रॉपर्टी हम लोग समझ में आ गया कि ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो आपका पैरामेट्रिक होता है। रीजन को क्लियर है क्यों होता है पैरामेट्रिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेल्ट्रॉन इन डी सबसेल। ठीक है, तो आपको रीजन देना है, रीजन एक लाइन में देना है, रीजन आपको ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेल्ट्रॉन इन डी सबसेल, दैट्स इट, इतना ही लिख के आना है आंसर। ठीक, ये हो जाएगा पहला प्रॉपर्टी। सेकंड का बात करते हैं कि जितना भी ट्रांजिशन मेटल है कलर आयन फॉर्म करता है, कलर आयन फॉर्म करता है। यार कलर पता करने से पहले आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, तो ध्यान देना। जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, तो ध्यान देना ये चीज जो हम लोग अभी बता रहे हैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर से पढ़ाने वाले हैं और वहीं इसको आपको बेटर समझ में आएगा। तो बस हम समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि डी सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है, तो 5 होता है। ठीक है, तो डी सबसेल 5 होता है, क्या क्या होता है बच्चों, dxy होता है, dyz होता है, dz होगा, फिर क्या होगा
dx² y स्क्वायर होता है और dz स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये पांचों का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। लेकिन होता क्या है, जब भी डी ब्लॉक का एलिमेंट या तो वाटर में रहे, तो वाटर में क्या होता है, तो वाटर में जब भी कोई रहेगा तो वाटर में आयन के फॉर्म में होगा, तो उसमें वाटर इंटरेक्ट करेगा, वाटर उसके पास क्या होगा कि इंटरेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं वाटर का इंटरेक्शन करता है, इंटरेक्शन करके कंपाउंड फॉर्म करता है, यानी इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लस प्लस, यहाँ पे वाटर 6 होता है जनरली, जनरली क्या होता है, वाटर का 6 मॉलिक्यूल आके उससे अटैच होता है, तो ऐसा कुछ कंपाउंड बनाता है। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में भी अगर डाल दोगे उस आयन को तो वाटर में कॉम्प्लेक्स बनाएगा इस तरीके से। ठीक, अब एक जो ये बनाता है इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना, या फिर अगर वाटर नहीं भी होगा, कोई और दूसरा कंपाउंड होगा, मान लेते हैं कि अमोनिया से बना रहा है, तो वहां पे भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करता है। तो आपको इस चीज को सोचे, थोड़ा लॉजिकली सोचना है, यानी इसको अभी एक्सेप्ट करो इस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ, कि जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना, तो इसका जो पांचों का पांचों जो डी सबसेल का जो एनर्जी आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, जो अभी आपको सेम दिख रहा है, ये सेम नहीं होता है। क्या होता है, इसमें इसमें डिवीजन होना स्टार्ट होता है। तो पांचों का पांचों जो एनर्जी लेवल है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक ऊपर ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे 3 आता है। ठीक है, यानी 5 जो डी सबसेल का जो 5 ऑर्बिटल था वो 2 पार्ट में बढ़ गया। नीचे वाले को बोला गया T2G लेवल। क्या बोला गया, T2G लेवल। इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन का मॉडल में। अभी बस आपको बता देना बस शॉर्ट में, ताकि आप समझ पाओ। इसको बोलते हैं T2G सेट। क्या बोलते हैं, T2G सेट। कौन कौन होता है, DXY, DYZ और DZX। ये होता है लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल होता है, यानी लो एनर्जी लेवल पे होता है। ठीक है, और इसको बोला गया EG सेट। इसको बोला गया ई सफिक्स जी, EG सेट। EG में कौन कौन होगा, तो dx² y स्क्वायर होता है और dz स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है आपका हाई एनर्जी लेवल। क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल। तो आपको पता है, तो आपका जो डी सबसेल है उसके अंदर 2 पार्ट बटा हुआ है। अब जो ट्रांजिशन मेटल होता है उसमें क्या होता है, वो D1 से लेकर D9 तक होता है। D1 से लेकर क्या D9 तक पॉसिबल है। तो D1 से लेकर D9 तक जब उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो कहीं ना कहीं देखोगे, देखो इसमें अगर आप फिलअप करोगे तो ये सबसेल ये पूरा फिलअप कब होगा, जब 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आपका D1 से D9 तक जो होगा तो कहीं ना कहीं एक स्पेस खाली रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखते हैं, मान लेते हैं इसको पूरा फिलअप करते हो, तो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सोच रहे हैं, बस फिलअप कर रहे हैं आपके सामने हम। बेटर तरीके से हम फिलअप कर रहे हैं का। ठीक है, तो अगर सही तरीके से फिलअप कर दिया तो क्या होगा, सिंगल पहले फिलअप होगा, फिर पेयरिंग होगा 6, 7, 8, 9। तो 9 तक में क्या, देखो यहाँ पे एक जगह खाली बचा हुआ है, यहाँ पे एक जगह खाली बचा हुआ है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका 9 हो से कम हो, 10 होगा तभी तो पूरा भरेगा जगह। तो 9 तक में D1 से लेकर D9 तक में ऊपर वाले जगह में एक खाली बचा हुआ रहेगा। ठीक है, D1 होगा तो क्या होगा, पहला टर्म नीचे गया तो ऊपर का लेवल तो खाली है, यानी आपका हाई एनर्जी लेवल में वैकेंसी रहेगा कब तक, जब तक D9 तक। तो उस केस में क्या होगा, जो नीचे का जो लेवल का इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके ऊपर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से डी सबसेल के अंदर में जो ऑर्बिटल है T2G और EG सेट में, उसमें जंप पॉसिबल है। ठीक है, तो जब एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके जंप करेगा, तो बचा हुआ जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है हमको दिखेगा। मतलब सिंपल सा है ना, आपका लाइट में विबग्योर होता है, तो विबग्योर में यार कोई भी अब सारा फ्रीक्वेंसी की लाइट को तो ऑब्जॉर्व करेगा नहीं। जो इस एनर्जी की गैप, यहाँ पे जो एनर्जी का जो गैप के लिए जो सिग्निफाई करेगा, जो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी इस गैप के अकॉर्डिंग सेट करेगा, उस लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। उस लाइट को अगर ऑब्जॉर्व कर लिया, मान लेते हैं कि अगर वायलेट को ऑब्जॉर्व कर लिया, तो बाकी से लाइट तो ऑब्जॉर्व करेगा नहीं, तो बाकी से मेरे आंख पे आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी सारा लाइट इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर फॉर्म करता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो जो लाइट ऑब्जॉर्व करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मेरे को दिखता है। ठीक है, तो पॉइंट होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे फाइंड करेंगे। तो यार आप इस कलर के व्हील को याद रखना, VIBGYOR। तो विबग्योर है, विबग्योर का सेंटर में बनता है व्हाइट कलर, सारा मिलेगा तो क्या बनेगा, व्हाइट कलर बनेगा। यहाँ बीच में व्हाइट कलर बन जाएगा, सेंटर पे सारा मिलेगा तो व्हाइट। तो अगर इसमें से मान लेते हैं, इसमें से अगर मान लेते हैं कि वायलेट कलर हटा दो, इसको हटा दो, तो बाकी कलर मिलके, बाकी जितना भी कलर है मिलके वो बनाएगा येलो कलर। यानी इस वायलेट का जो अपोजिट है, अपोजिट क्या है, येलो है।
येलो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। समझो यहाँ पे सातों कलर मिलेगा तो बनता व्हाइट, या फिर वायलेट और येलो को मिला तो तभी बनेगा व्हाइट। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी लाइन का अपोजिट में है वो आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, ये दो कलर को मिला हो तो आपका व्हाइट कलर आपका आपके पास बन जाएगा। तो अगर आपके पास वायलेट कलर है तो येलो डालो तो व्हाइट बन जाएगा, और आपको अगर वायलेट के साथ आई एंड इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड भी मिला दे तो व्हाइट बन जाएगा। इसका मतलब वायलेट और येलो से भी व्हाइट बनेगा, और वायलेट के साथ बाकी 6 कलर को मिक्स कर दो तभी क्या होगा, व्हाइट बनेगा। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बाकी का जो 6 कलर है वो मिल के क्या बनेगा, येलो बनाएगा। ठीक है, तो जिस लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा उसका बाकी लाइट को ऑब्जॉर्व तो कर नहीं रहा है, तो बाकी लाइट मेरे आंख पे आएगा, और आंख पे क्या दिखेगा हमको, तो येलो कलर दिखेगा। अगर मान लेते हैं कि ब्लू ऑब्जॉर्व होगा, अगर ब्लू को ऑब्जॉर्व करोगे आप, अगर ब्लू को ऑब्जॉर्व करोगे तो आपका हमको दिखेगा क्या, तुमको ऑरेंज दिखेगा। तो जो लाइट आपको ऑब्जॉर्व होगा इस एनर्जी गैप के लिए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मेरे को इमिट करेगा। तो आप ऐसा बोलोगे कि ट्रांजिशन मेटल कलर शो करता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन, और वी कैन सी द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, बाय अब्सॉर्बिंग क्या होगा, बाय अब्सॉर्बिंग फोटोन, एंड वी सी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, तो ये रहेगा आपको इसके कलर के बारे में। इसका स्टेटमेंट आपको साथ यहाँ पे दिया होगा, तो यहाँ ध्यान देना। स्टेटमेंट क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज from the lower energy level of d orbital is excited to a higher energy d orbital, the energy of excitation correspond to the frequency of light absorbed. This frequency generally lie in the visual region, और कलर जो ऑब्जर्व करते हैं वो क्या है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, जो हम एक्सप्लेन किया उसी को यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है, उसी को यहाँ वर्ड्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज इतना आपको बोर्ड्स में इतना आपको लिखना है, बोर्ड्स में आपको इतना लिखना है। ठीक है।